नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सोचिए, अगर एक नेता को, एक विधायक को अपील जारी करनी पड़े तो दिल्ली में ऑक्सीजन की क्या हालत होगी, और वो नेता जब खुद ऑक्सीजन सपोर्ट में हो। ये हम सभी जानते हैं कि भारी कमी आ चुकी है और बैकअप के तौर पर गंभीर मरीजों को सिलेंडर से ही ऑक्सीजन दी जा रही है, और यह हालात पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं और लगातार बिगड़ते भी जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता सौरभ भारद्वाज, जो कि कोरोना पीड़ित है, उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, और उन्होंने ये अपील जारी की है केंद्र सरकार के लिए और हरियाणा सरकार के लिए, जिस पर आरोप लग रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रही है अपने राज्य में जो ऑक्सीजन प्लांट है उससे। मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ की ऑक्सीजन भी 3 घंटे की बची है। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ऑक्सीजन रुकते ही ये सब लोग जैसे मछलियाँ तड़प तड़प के मर जाती हैं पानी के बाहर, ये सब लोग मर जाएंगे। ये वक्त जो है सबको एक साथ आके काम करने का है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, ऑक्सीजन की कमी है, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ये जो सामने आना जरूरी ये भी है कि किस तरह से राज्य एक दूसरे की ऑक्सीजन की सप्लाई पर अड़ंगा लगा रहे हैं, और यही वजह है कि शायद सौरभ भारद्वाज अपील कर रहे हैं हरियाणा से भी। निश्चित तौर पे अंजलि, और यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि वो आदमी जिस आदमी ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, उसने ये खुद अनुभव किया है। और अनुभव सिर्फ करने के पीछे मकसद ये नहीं कि खुद अनुभव करे, ये बताना मकसद है कि वाकई क्या स्थिति होती है। ये भी कहा है सौरभ भारद्वाज ने, वीडियो बहुत लंबा है, कि अगर आप इसको निकालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी नॉन स्विमर को, जिसको तैरना नहीं आता, उसको पानी में आपने धकेल दिया हो, तो उसकी जो छटपटाहट होती है सांस लेने की, कुछ ऐसा ही हाल होता है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे लोग होते हैं अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले। और ये कमी और चिंता जो है लगातार बरकरार है। कई हॉस्पिटल से आवाज आई कि हरियाणा में प्लांट है तो उसको रोका जा रहा है, वहां से सप्लाई नहीं हो पा रही, फिर किसी तरीके से सप्लाई आपूर्ति जो बहाल की गई, लेकिन ये परेशानी आनी शुरू हो गई है अंजलि। और आपने भी एक वक्त कहा था कि कभी पानी पे लड़ाई देखते थे, आज हवा पे लड़ाई है, ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई है राज्यों के बीच में, और ऐसी ही स्थिति बन गई है। यही नहीं, यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि वाकई जो मरीज एडमिट हैं उनकी चिंताएं कितनी ज्यादा है। अगर वो ऑक्सीजन उनसे छीन लिया जाए, ऑक्सीजन जो उनको मुहैया करवाया जा रहा है वो अगर अचानक बंद हो जाए तो किस तरीके से लोग तड़प के बढ़ेंगे। और ये तैयारी पूरे साल भर में होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो अब भी राज्यों को अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। अदालत जब डंडा चलाती है तो राज्यों को यह समझ में आता है, सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार को यह समझ में आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को समझ में आता है कि आपूर्ति कैसे बहाल करना है। तो क्या तैयारी पहले से नहीं होनी चाहिए थी? वहीं गंगाराम की बात अगर करें तो अभी इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए बात करें कि अभी कुछ देर पहले यह भी खबर आई है कि गंगाराम में भी आपूर्ति को लेकर दिक्कत आ रही है। रात में एक टैंकर आया जिससे वो आपूर्ति अब महज 2 घंटे की बची है, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि करीब एक जो टैंकर है वो रास्ते में है, उसका ड्राइवर जो है वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, पुलिस से सहयोग मांगा गया, पुलिस सहायता नहीं कर रही है। इस तरह की भी खबर आई है अभी गंगाराम के हवाले से। और इसमें गंगाराम के स्टाफ को भेजा गया उस टैंकर को उस हॉस्पिटल तक लाने के लिए। तो ये चिंता और चुनौती घंटे घंटे की, आप सोचिए कि कितना डराती है कि आपको 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, तो परिजन से लेके अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, राज्य सरकार कितनी परेशान है इस दौर में, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस स्थिति को शायद अब केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ये बात कल शाम तक समझ में आ गई थी कि राज्यों के बीच में किस तरह की खींचतान है, क्योंकि ऐसे आदेश भी जारी किए गए कि कोई किसी की ऑक्सीजन बाधित ना करे। लेकिन परिमल, यहाँ ये समझाना जरूरी हो जाएगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल ऑक्सीजन पैदा नहीं होती है, और उसमें से कुछ बहुत बड़े राज्य भी है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य भी है, और दिल्ली तो एक ऐसी जगह जहां हॉस्पिटल शायद किसी भी शहर और उससे ज्यादा हो, लेकिन ऑक्सीजन का एक ड्रॉप लिक्विड ऑक्सीजन का पैदा नहीं होता है। निश्चित तौर पे ये तैयारी होनी चाहिए थी, और ये तैयारी को लेकर पहले भी ये बात कही गई है कि कई हॉस्पिटल में इस तरह के प्लांट लगाए जाने चाहिए कि जहां से ऑक्सीजन जो है बनाया जा सके।
लेकिन अंजलि ये कह रहे हैं कि अगर एक साल पहले ये सारी चीजें शुरू हुई थी, कोविड का दौर शुरू हुआ था, जो बीमारी सांस की बीमारी है, हमने देखा कि आप याद कीजिए पुराने दिनों को, वेंटिलेटर की इतने ऑर्डर्स दे दिए गए, प्राइवेट वेंटिलेटर पार्टी को जोड़ा गया, डीआरडीओ वेंटिलेटर बना रहा है, सीएसआईआर अलग मुहिम में लगा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि अचानक इस पे चुप्पी क्यों साध दी गई, अचानक इस पे बैठ क्यों गए ये लोग? इनको पता था कि दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर भी आती है। तो ऐसी स्थिति में आपदा से निपटने को लेकर क्या हमारा प्रबंधन बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था? क्या हमारी सोच उस तरह की नहीं होनी चाहिए थी? बहरहाल इसको छोड़ दीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी, लेकिन ये बात समझने में बहुत आसान सी है कि जो चीजों की तैयारी हम एक साल पहले कर रहे थे, जितने मोमेंटम उसको दिया जा रहा था, जितनी चर्चा उस पर हो रही थी, आज उतनी ही बेचारगी नजर आती है। बात ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की भी नहीं है परिमल, जरूरी भी हो जाता है ये हाईलाइट करना, क्योंकि अभी ये दूसरी लहर है और हमने दूसरे देशों से कोई सीख नहीं लगी है जहां पर दूसरी लहर आई, फिर उसके बाद तीसरी लहर भी आई है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे देश जो है अब इससे सीख ले, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें सभी इससे सीख ले। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। उधर अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हुए हैं उनकी स्थिति इससे भी और बुरी हो जाती है कि अस्पतालों में लापरवाहियां दिखती हैं जब आग लग जाती है। मुंबई के विरार में एक विजय वल्लभ अस्पताल नाम के अस्पताल में आईसीयू में आग लगी और 12 मरीजों की उसमें मौत हो गई है। आग बीती रात करीब 3:15 बजे लगी है, जिसके बाद अस्पताल के भीतर धुआं भरने लग गया और किसी का भी अंदर जाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस बीच कई लोगों की जान जा चुकी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। लेकिन सुनील, जो स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं अस्पतालों में वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रेशर अस्पतालों पर है, लेकिन आग को लेकर के लापरवाही होना ये हमने पहले भी दूसरे अस्पतालों में देखा कि आग लग गई और आईसीयू में लोगों की जान चली गई। बिल्कुल अंजलि, चौंकाने वाली ही नहीं, बहुत परेशान करने वाली और रुलाने वाली हादसे हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस अस्पताल में लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए जाते हैं कि जो बीमारी है उससे उन्हें निजात मिलेगी, वापस वो घर लौट कर आएंगे, जिनकी जान बच जाएगी, लेकिन वहीं पर दूसरे ऐसे आग के हादसे हो जा रहे हैं या फिर गैस ऑक्सीजन गैस की लीकेज हो जा रही है। इस तरह के हादसों से जान चली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये एम्बुलेंस वगैरह की जिस तरह की ये जो आवाज़ आपने सुनी होगी, ये लगातार हर जगह सुनाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की। और ऐसे में अस्पताल में जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। अगर वहाँ पर सब कुछ मिल भी गया, इलाज भी शुरू हो गया, तो इस तरह से आग के हादसे हो जा रहे हैं, जिसमें कि 13 लोगों की मौत हो गई। ये मुंबई से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर विजय वल्लभ अस्पताल है विरार में, जहाँ पर कि दूसरी मंजिल पर आईसीयू था और आईसीयू में 17 बेड थे और 17 मरीज वहाँ भर्ती थे। उसी आईसीयू में रात 3:15 के करीब आग लगी और जब तक आग पर काबू पाया जा सकता था तब तक 13 की मौत हो चुकी थी। लगभग 4 मरीजों को सिर्फ बाहर निकाला जा सका है, उन्हें भी दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन उनकी भी स्थिति किस तरह की है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अस्पताल में कुल 90 मरीज उस दौरान भर्ती थे, उसमें से बहुत से लोगों को शिफ्ट कर दिया है और कुछ अभी भी उसी अस्पताल में है, क्योंकि आग जो है दूसरी मंजिल पर ही आग पर काबू कर लिया गया था। लेकिन अभी सवाल उठ रहा है और जिसमें से चित्कार वहाँ मचा हुआ है अस्पताल के सामने, जिनके परिजन मरे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अगर व्यवस्था नहीं है और इस तरह की हो गया तो फिर क्या फ़ायदा, क्यों अस्पताल खोले जाते हैं, पहला उनका सवाल ये है। दूसरा, क्या अस्पताल के पास सभी उपकरण थे? अगर वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट हुआ जो बताया जा रहा है तो उस समय वहाँ कोई मौजूद था, क्यों नहीं उसने पहले तुरंत ही आग पर काबू पाया? तो इस तरह के कई सवाल हैं जो मरीज के रिश्तेदार उठा रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी स्थानीय प्रशासन से बात की है और जांच का आदेश दिया है। उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त, संवेदना व्यक्त की है मृतक के परिवारों के प्रति, और आगे से ऐसे आग के हादसे न हो ऐसी एक बार से फिर से चेतावनी दी गई है। लेकिन हम मुंबई और महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिसमें अस्पतालों में अपने इलाज के लिए गए लोगों की मौत वहाँ के हादसों से हो जा रही है, जिस पर कि प्रशासन पर भी उंगली उठाई जा रही है, जो जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही जो लोग हैं वहाँ पर वो भी लापरवाही कहीं कहीं बरतते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुनील। तो जो कोरोना से बचने के लिए अस्पताल गए उनकी जान आग ने ले ली। और अब वक्त है उन खबरों के लिए वोट करने का जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जो 5 खबरें
आप जिनके लिए वोट कर सकते हैं उनमें पहली खबर है, दिल्ली के अस्पतालों में आज भी सांसों का संकट बना हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित है। दूसरी खबर, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलने पर इलाज लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा। तीसरी खबर, कोविड का कैशलेस बीमा न मिलने पर एक्शन में आई वित्त मंत्री, उन्होंने निर्देश जारी किए नियामक को। और इसके अलावा चौथी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो है कि मुंबई के विरार के अस्पताल में आग लगी है जिससे 13 मरीजों की मौत हो गई है दम घुटने से। और जो पांचवी खबर है वो ये कि अपने निधन की अफवाह पर भड़की सुमित्रा महाजन और शशि थरूर ने उनको श्रद्धांजलि तक दे दी थी। ये सभी खबरें हैं जिन पर आप वोट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।